चैप्टर को कंप्लीट किया था। उसके बाद आगे कुछ और पढ़ाया था क्या कांस्टेंट के बाद? नहीं। एट्रीब्यूट्स हो गए थे हमारे, है ना। एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट हमारे पास था डिफॉल्ट एट्रीब्यूट। एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट। तो डिफॉल्ट वाला ही गैस हमारा हो गया था। ऑटो इंक्रीमेंट को आज कवर करेंगे। तो हम जिस टेबल पे थे एक बार उसको देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब जैसे यहाँ पर हम स्टूडेंट टेबल पे काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जब भी कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो हमें रोल नंबर बताना ना पड़े। रोल नंबर अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। जैसे भी 11 तक आ गया है, फिर 12 हो जाए, 13, 14, ऐसे करके हमारा जो रोल नंबर है हम उसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाना चाहते हैं, सो डैट हर बार इंसर्ट ना करना पड़े। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जहां पर आपके पास टेबल में कोई कॉलम है जिसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाना चाहोगे। जैसे बैंक में अकाउंट नंबर शायद मैनुअली इंसर्ट नहीं होता होगा, ऑटो इंक्रीमेंट ही होता होगा। स्टूडेंट का रोल नंबर, एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अपने आप इंक्रीज हो रही हैं, हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं। ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट क्या करता है, इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। ऑटो इंक्रीमेंट में पहला पॉइंट ये होता है कि जिस कॉलम पर आप इसे लगाएंगे वो कॉलम आपका इंटीजर फैमिली का होना चाहिए। इंटीजर में चाहे वो बिग इंट हो, चाहे मीडियम इंट हो, शॉर्ट इंट हो, टाइनी इंट हो, फर्क नहीं पड़ता। इंटीजर कॉलम होना चाहिए। फ्लोट पर, वैरकैर पर ये हमारा अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा रूल कि जो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम है वो यूनिक की या प्राइमरी की कॉलम पे ही लगेगा। अगर आपका कॉलम में यूनिक की या प्राइमरी की नहीं है तो फिर आप उस पर ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल होगा, आपकी टेबल में कोई एक ही कॉलम पर आप ऑटो इंक्रीमेंट को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी कॉलम पर ऑटो इंक्रीमेंट लगा पाए। आप अपने टेबल के किसी एक कॉलम पर ही ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट को लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट इसका यह है कि अगर आपकी टेबल में कोई भी रो पहले से नहीं है, ब्लैंक टेबल है और फर्स्ट रो इंसर्ट हो रही है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन। स्टार्ट फ्रॉम वन अगर एम्प्टी टेबल है। और अगर टेबल में पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं तो मैक्स वैल्यू +1, ठीक है। अगर टेबल एम्प्टी है तो स्टार्ट होगा 1 से। और अगर टेबल में रिकॉर्ड्स पहले से ही हैं तो फिर नेक्स्ट जो वैल्यू बनेगी वो अब तक उस कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आई है उसमें +1 करके आपका बनेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट के हैं। और एक पॉइंट और, इंक्रीमेंट बाई 1 ओनली। इंक्रीमेंट बाई 1, आपको बाई 2 हो जाए, बाई 3 हो जाए, तो कुछ डेटाबेस में पॉसिबल है बट रिकमेंड नहीं करते। ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज बाई 1 हमारा होगा। अब ये कैसे हम लगाएंगे उसकी बात करते हैं। तो अगेन, अगर टेबल बन चुकी है और किसी कॉलम पर ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट लगाना है तो ऑल्टर कमांड से लगा पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट्स,
मॉडिफाई। तो एट्रीब्यूट जो भी हमारा कॉलम पर लगाए जाते हैं वो ऑल्टर के साथ मॉडिफाई कॉम्बिनेशन पे लगाए जाते हैं। तो मॉडिफाई कॉलम, किस कॉलम को मॉडिफाई करना है? रोल नंबर को। उसके बाद जब भी मॉडिफाई लगाते हैं हमेशा डेटा टाइप बताते हैं। प्राइमरी की इस पर ऑलरेडी लगी हुई है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और अगर प्राइमरी की नहीं लगी हुई है तो मुझे प्राइमरी की भी यहाँ पर बताना है, लगा हुआ है हमारे में। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड का जो नाम यहाँ पर दिया गया है बीच में अंडरस्कोर है, इसका ध्यान रखना है। तो बोलते समय आप कैसे बोल सकते हो, कागज पे लिखते समय कैसे लिख सकते हो, लेकिन जब आप अपनी क्वेरी के अंदर लिखेंगे तो ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट ये एक्चुअल में कीवर्ड का नाम है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। एंटर कर देते हैं। अच्छा, एक पॉइंट बताना भूल गया। अच्छा, वो भूल गया। वो पॉइंट ये था कि ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम में सातवां पॉइंट ये है कि जिस कॉलम पर ऑटो इंक्रीमेंट लगा रहे हो वो फॉरेन की से रेफर नहीं होना चाहिए। फॉरेन की से रेफर नहीं होना चाहिए। नॉट रेफर फ्रॉम फॉरेन की। अब मुझे याद आ गया कि हाँ, मैंने प्लेसमेंट नाम की एक टेबल बनाई थी और उसमें भी एक रोल नंबर कॉलम था। वो रोल नंबर कॉलम मेरी इस टेबल के रोल नंबर कॉलम को फॉरेन की तरह रेफर कर रहा था। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे उस टेबल के अंदर से फॉरेन की कॉलम को हटाना पड़ेगा, तब हमारा यहाँ पर ये बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, वहां से हटाओगे फॉरेन की का नाम, अब मुझे तो याद ही नहीं है क्या रखा था मैंने, देखोगे जाके तब हटेगा वो। तो सस्ता काम कर देते हैं, ड्रॉप टेबल प्लेसमेंट। मुझे उसका यूज आगे करना नहीं है इसलिए मैं उसको ड्रॉप ही कर देता हूं, तो उसके अंदर जितने भी था सब खत्म हो जाएगा। और अगर आपको टेबल रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली आप मेहनत करो, वहां पे फॉरेन की का नाम पता करो क्या रखा था, फिर उसे अल्टर कमांड से ड्रॉप करो। तो मुझे लगता है उसमें ज्यादा माथापच्ची हो जाएगी, मैं ये काम कर देता हूँ। ठीक है। अब वो टेबल खत्म हो गई। तो जो हम ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम बनाने जा रहे हैं अब वो किसी फॉरेन की से रेफर नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर यही कमांड जो पहले लिखी थी सेम कमांड दोबारा लिख दी। चल गया। ठीक है। अब मैं डेस्क्राइब से देखूंगा तो मुझे दिखाई दे जाएगा डेस्क्राइब स्टूडेंट्स, ये लगा है। रोल नंबर है, इंटीजर टाइप का है, प्राइमरी की लगी हुई है, और एक्स्ट्रा में इसकी इंफॉर्मेशन लिखकर हमारी आ जाती है कि हाँ इस पे ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम लगा हुआ है। चलो अब इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। अब ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम में मैं नल वैल्यू इंसर्ट करता हूं, देखते हैं क्या ये नल वैल्यू पर ऑटो इंक्रीमेंट काम करेगा कि नहीं। तो ये हो गया हमारा रोल नंबर, नेम, नेम सिराज कर दिया, और मार्क्स, उसके बाद कोर्स मान लो इसका डीए कर दिया। अब देखते हैं क्या इंसर्ट हुआ होगा। अपने आप से क्या बन गया, 12। ठीक है। तो इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम में अगर आप अपनी वैल्यू नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट वैल्यू जो इंसर्टेड हुई थी, सॉरी लास्ट नहीं, मैक्स वैल्यू जो अब तक है उस कॉलम की उसमें +1 होगा। अब ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम
में आप अपनी वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होगा। आप चाहो तो अपनी वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे मैंने इंसर्ट करा और इस बार नल की जगह मान लो अपनी वैल्यू दे दी यहाँ पर 20। तो ये मत समझना कि 12 के बाद 20 क्यों आएगा, क्योंकि आप दे रहे हो। अगर आप दे रहे हो तो आप अपनी वैल्यू दे सकते हो, बट मेक श्योर अगर आप अपनी वैल्यू दे रहे हो तो इट डजंट मीन कि आप ये लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहुंच चुका है और प्राइमरी की का वॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये इंसर्ट नहीं होगी। लेकिन ये इंसर्ट हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम में आप अपनी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यू रूल्स ब्रेक नहीं कर रही है, जो प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट के रूल होते हैं। बाकी आप जो करना चाहो वो आप यहाँ पर अपना इंसर्ट कर सकते हो। देखते हैं। सर हो गई इंसर्ट, देखो। अब सोच कर बताइए, अगर मैं फिर से एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूं और ऑटो इंक्रीमेंट का फीचर चाहूं, मैं ऑटो इंक्रीमेंट रोल नंबर ना बताऊं, तो वैल्यू 13 आएगी या 21 आएगी? मैक्स वैल्यू +1। बताओ इस कॉलम अब तक के मैक्स वैल्यू क्या है? 20 + 1, ना कि 13। तो ऑटो इंक्रीमेंट यही नहीं कह रहा है कि मैंने क्या लास्ट इंसर्ट करी थी मैं अपने वाले में +1 करूंगा, नहीं। पूरे कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें +1 करेगा। एक बार करके देख लेते हैं। नाम कुछ और कर देते हैं। 21। तो इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट पर हम काम कर पाते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट के बारे में जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। पहला, यूनिक या प्राइमरी की कॉलम पे लगा होना चाहिए। दूसरा, वो कॉलम किसी फॉरेन की से रेफर नहीं होना चाहिए। तीसरा, एक टेबल में एक ही ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा कॉलम पर नहीं कर सकते। चौथा, सिर्फ इंटीजर फैमिली के डेटा टाइप पर लगा सकते हो, फ्लोट, वैरचर, टेक्स्ट इन पर आप नहीं लगा सकते। ठीक है। अगला, मैक्स वैल्यू +1 के अकॉर्डिंग ऑटो इंक्रीमेंट अपनी वैल्यू को इंसर्ट करेगा। अगर टेबल ब्लैंक होती, टेबल में कुछ नहीं होता, तो फिर स्टार्ट होता हमारा 1 से। ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में समझ में आ जाती हैं। अब अगर मुझे ऑटो इंक्रीमेंट हटाना है तो अभी तो चल लगा हुआ है। और अगर मैं ऑटो इंक्रीमेंट को हटाना चाहूं कि अब मुझे ऑटो इंक्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर से ऑल्टर कमांड लगा के आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे इतना सा, ये हट गया ऑटो इंक्रीमेंट। तो फिर से ऑल्टर मॉडिफाई, और जो आपने ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करा था उसको इस बार मत लिखना। तो ऐसा करते ही आपका ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ से हट जाएगा। अब इसमें ऑटो इंक्रीमेंट आपका नहीं रहा। देखें, हमने कहा देखते हैं, चलो डिस्क्राइब करके देखो, पता चल जाएगा उससे। पहले एक्स्ट्रा में आ रहा था लिखकर रोल नंबर के आगे ऑटो इंक्रीमेंट, अब ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट यहां से आपका हट गया। अब सर मान लो जिस समय मैं टेबल बना रहा हूं उसी समय मुझे पता है कि मैं इस कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट बनाऊंगा, तो कहाँ लिखें? टेबल क्रिएट करते समय कहाँ लिखें? ऑल्टर के साथ तो समझ में आ गया, ऑल्टर मॉडिफाई कॉम्बिनेशन पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन टेबल क्रिएट करते समय अगर मुझे यही करना होगा तो फिर हम कहाँ लिखेंगे? क्रिएट टेबल ऑटो डेमो, कॉलम का नाम C1 इंटीजर, कॉलम का नाम C2 टेक्स्ट, ऐसी कुछ भी दे दिया। अब मैं चाहता हूं C1 कॉलम पर क्या बनाओ? ऑटो इंक्रीमेंट। तो अब ऑटो इंक्रीमेंट कह रहा है कि मुझे बनाने से पहले मेरे रूल्स, मैं यूनिक की या प्राइमरी की कॉलम पर लगता हूं, और वो यूनिक की प्राइमरी की कॉलम इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए। हमने कहा है इंटीजर है, तो अब क्या बनाओ? पहले से प्राइमरी की।
उसके बाद अब यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट। तो इस तरह से टेबल बनाते समय अगर किसी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट के साथ बनाना है तो इस सिंटैक्स का यूज करके आप बना सकते हैं। अब देखो ये टेबल एम्प्टी है, इसमें पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करता है। अब मैं चाहता हूं पहले रिकॉर्ड जब इंसर्ट हो तो ऑटो इंक्रीमेंट वाला फीचर यूज हो। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम ऑटो डेमो, वैल्यूज नल, कॉमा, मान लो यहाँ पे लिख दिया एबीसी। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। तीनों तरह से काम करना आ गया। एट्रीब्यूट ऑटो इंक्रीमेंट बीच में लगाना, बीच में से हटाना टेबल से, टेबल बनाते समय कैसे लगा सकते हो वो हमने यहाँ पर देख लिया। इट इज यूज टू insert a value for a column।
बात नहीं करो। तो मैंने इस सिंटैक्स में ये माना है कि आपका कॉलम प्राइमरी की भी नहीं है, तो प्राइमरी की अगर है तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो ड्रॉप करने के सिंटैक्स में प्राइमरी की चाहिए नहीं चाहिए वो आप डिसाइड करो। आपको प्राइमरी की चाहिए तो लिख दो, वो भी नहीं चाहिए तो वो भी हटा सकते हो। तो प्रोजेक्ट लेवल पर काफी यूज होता है ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट। चलिए, अगला चैप्टर है हमारा कंबाइनिंग रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। कई बार आप जो अपना रिजल्ट दिखाना चाहते हो सेलेक्ट कमांड से, वो एक टेबल से ना लाकर एक से ज्यादा टेबल से आप लाकर दिखाना चाहते हो। तो मल्टीपल टेबल से अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हो तो ऐसा करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारा होता है यूनियन, और दूसरा तरीका होता है हमारा ज्वाइन। तो दो तरीके से आप मल्टीपल टेबल से रिजल्ट को लाकर दिखा सकते हैं, यूनियन और ज्वाइन। यूनियन अप्रोच हमारी तब यूज होती है जब दो टेबल का सेम स्कीमा है, सेम नेम का कॉलम है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है, और तब आपको दो टेबल से रिजल्ट को कंबाइन करके लाना है। ठीक है, तो उस केस में आपको यूनियन यूज करना चाहिए। ज्वाइन हम जनरली तब यूज करते हैं जब पार्शियल इंफॉर्मेशन एक टेबल में और अदर इंफॉर्मेशन दूसरी टेबल में, तब कंबाइन करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। तो यूनियन का पर्पस है मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक टेबल में है और एक दूसरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूसरी टेबल में है। एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास, मान लो आपका बैच मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है बैच 1। अब इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो उनका नेम, उनकी एज और उनका कोर्स क्या है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने डेटा रखा हुआ है स्टूडेंट्स का आपके वाले बैच के। अब इसी तरह से मैं और बैच पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, दूसरे वाले बैच के लिए भी अलग टेबल बना रखी है। तो इस टेबल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इस टेबल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन है। लेकिन दूसरे लोगों की जो इंफॉर्मेशन यहाँ रखी है उसका स्ट्रक्चर सेम है, नेम, एज, कोर्स। अब मुझे ये पता करना है कि मेरे दोनों बैचों में
जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से हैं, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल रिजल्ट देखना चाहता हूं। रिजल्ट में मैं चाहूंगा कॉलम तीन ही रहें, स्ट्रक्चर का मतलब कॉलम से है, कॉलम तीन ही रहें, बट रिकॉर्ड हमारे कंबाइन हो जाएं, ये वाले रिकॉर्ड यहां आ जाएं, फिर उसके नीचे ये वाले रिकॉर्ड आ जाएं, ऐसे करके। तो इस तरह से मैं रिजल्ट में दो टेबल से डेटा लाकर देख रहा हूं। इट डजंट मीन, ध्यान से सुन लेना, अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर ये पढ़ा रहे हैं कि दो टेबल को कंबाइन करके तीसरी टेबल कैसे बनाई जाए। तीसरी टेबल का कोई मतलब नहीं है, हम दो टेबल ही रहेंगी, सिर्फ रिजल्ट में दो टेबल के डेटा को लाकर दिखा रहे हैं, यानी कि जो सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट होता है उसमें ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन आया उसको जाके एक तीसरी टेबल में स्टोर कर दिया गया। हाँ, अगर आप चाहते हो कि तीसरी टेबल में स्टोर हो जाए तो आपको उसका कोड ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट तीसरी टेबल का कोई पिक्चर नहीं है, यानी कि जब हम मल्टीपल टेबल से, मल्टीपल टेबल, मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, मल्टीपल टेबल से जब डेटा को कंबाइन करते हैं तो हम उनके रिजल्ट को कंबाइन कर रहे होते हैं और रिजल्ट में ही कंबाइन कर रहे होते हैं। अलग से टेबल बनाने की बात हम नहीं कर रहे होते। अलग से टेबल बनाना है तो अलग से कोड और ऐड करना पड़ेगा, साथ में मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल यूनियन का। तो आसान भाषा में यूनियन रोज को कंबाइन करने का टॉपिक होता है, और जो ज्वाइन होता है वो कॉलम्स को कंबाइन करने का टॉपिक होता है। सेम एग्जाम्पल जो मैंने अभी पहले दिया था, स्टूडेंट और प्लेसमेंट। अब मुझे किसी भी स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दो, उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, कोर्स क्या है, किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, कितना पैकेज उसका लगा है, यानी कि यहां से और यहां से डेटा को इकट्ठा करके लाना है, तो कॉलम कंबाइन करने हैं। नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, कितना पैकेज में हुआ है। तो रो कंबाइन नहीं करनी है, स्टूडेंट तो एक ही हो सकता है हमारा, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन है, आधी इंफॉर्मेशन यहाँ रखी है, आधी यहाँ रखी है, इसको कंबाइन करके लाना है। दैट मीन्स कॉलम को कंबाइन करना है, तो ज्वाइन का यूज करते हैं। फिलहाल पहले यूनियन पढ़ेंगे, फिर जब बात आएगी तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं ऊपर ही लिख देता हूं, जिससे कि तुरंत जब नोट्स पढ़ोगे तो ब्रेन में आ जाएगा कि ये हमारा रो वाइज काम करता है और ये हमारा कॉलम वाइज काम करता है। एक्सेप्शन दोनों में है। ठीक है, इन जनरल एक रो वाइज हमारा काम करता है और एक कॉलम वाइज काम करता है। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर लिखने की कोशिश करेंगे। तो टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम बैच वन कर दिया मैंने, इसी नाम से बना लेते हैं, सिंपल रखते हैं। स्टूडेंट का नेम मान लो टेक्स्ट कर दिया, वैरकर कर दो। स्टूडेंट की एज इंटीजर कर दी, स्टूडेंट का कोर्स टेक्स्ट कर दिया। तो टेक्स्ट डेटा टाइप मुझे लिखने में थोड़ा टाइम कम लग रहा है, वैर कैर फिर ब्रैकेट लगाओ फिर साइज लिखो, लेकिन टेक्स्ट का नुकसान है कि परफॉर्मेंस खराब होती है ना। तो फिलहाल हम अपना काम जल्दी हो जाए, एक टेबल बना ली बैच वन नाम से जिसमें तीन कॉलम है, नेम एज कोर्स। एक टेबल और बना लेते हैं बैच टू नाम से, और सेम स्कीमा रखेंगे, क्योंकि दूसरे बैच में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी सेम पैरामीटर पे इंफॉर्मेशन रखनी है, सेम फैक्टर पे इंफॉर्मेशन रखनी है। अब उसके बाद पहली टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू बैच वन वैल्यूज, नेम सोनू, एज 22, कोर्स मान लो डी है, एक और स्टूडेंट मोनू, एज 20, कोर्स डीएस। एक और कर देते हैं,
मान लो AI। दूसरी टेबल में भी मैंने कुछ इंसर्ट करे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि नहीं कि मेरे दो बैच में स्टूडेंट जो पढ़ते हैं कोइंसिडेंटली उनका नाम, एज और कोर्स सेम हो। मैंने रोल नंबर नहीं रखा है, स्टूडेंट आईडी आधार नहीं रखा है, क्योंकि मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जहां पर दो अलग अलग टेबल हैं, उसमें सेम नाम का रिकॉर्ड है। ऐसा हो सकता है, मैंने इस तरह से बनाया, देखो। तो दो टेबल में इंसर्ट, ध्यान रखना, जब दूसरी टेबल में इंसर्ट करो और शॉर्टकट यूज करो अप डाउन एरो की, तो यहाँ पर बैच 2 करना मत भूलना, नहीं तो बैच 1 में दोबारा इंसर्ट हो जाएगा। तो अब सेलेक्ट करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच 1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच 2। ये पिक्चर हमारे सामने है। अब मुझसे कहा गया कि दोनों स्टूडेंट्स, दोनों बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ दिखा दो। तो दो टेबल से कंबाइन करके रिजल्ट दिखाना है। तो यूनियन ऑपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच 1, उसके बाद यूनियन। अब यूनियन चाहें तो इसी के आगे लिख दो, अक्सर लोग नेक्स्ट लाइन पे लिखना पसंद करते हैं ताकि रीडेबिलिटी बढ़ी रहे। यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच 2। तो इस तरह से दोनों सेलेक्ट कमांड के बीच में यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये हमारा रो वाइज, जिस ऑर्डर में आपने टेबल लिखी है, तो पहले बैच 1 टेबल की रोज आएंगी, उसके नीचे फिर हमारा बैच 2 वाली। ध्यान से देखो, कुछ नजर आ रहा है? तीन वहां थे, तीन वहां थे, 6 आने चाहिए, 5 आए हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यूनियन ऑपरेशन जब मल्टीपल टेबल से रिजल्ट को लेकर आ रहा होता है, तो डुप्लीकेट रोज की एक ही अकरेंस आउटपुट में दिखाएगा। अब जो सोनू वाली रो थी, सोनू 22 DA, ये पहली टेबल में भी थी और दूसरी टेबल में भी थी। तो जो पहली टेबल थी बस उससे दिखा दी, दूसरे वाले से उसने वहां पर इग्नोर कर दिया। अब ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। सर, ये तो हो ही सकता है कि आपके दो बैचेस में सेम नेम, सेम एज और सेम कोर्स के स्टूडेंट मिल जाएं, तो फिर ये जो रिजल्ट बना ये तो सही नहीं बना आपका। ऐसे और भी हो गए तो आपकी काउंटिंग गलत हो जाएगी। तो फिर हमारे पास एक होता है यूनियन ऑल। यूनियन की जगह लिखेंगे यूनियन ऑल, लेकिन ध्यान रखना यूनियन कीवर्ड अलग है और ऑल कीवर्ड अलग है। ठीक। तो कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है। सीधा सा आंसर है, यूनियन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स जब रिजल्ट में आते हैं तो उनकी फर्स्ट अकरेंस रखता है, बाकी इग्नोर कर देता है। यूनियन ऑल जो भी रिकॉर्ड है एज इट इज आपको रिजल्ट में दिखाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन डुप्लीकेट है कौन डुप्लीकेट नहीं है। चलो, तो यूनियन और यूनियन ऑल की कहानी हमारी समझ में आ जाती है, लेकिन इसके कुछ यूज केसेस हैं जो हमें डिस्कस करने ही चाहिए। ये बहुत सिंपल कर दिया मैंने, इतना सिंपल जनरली होता नहीं है हमारे साथ। अब देखो, मैंने क्या करा, जब यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो पहली शर्त क्या होती है? हमने शर्त सुनी नहीं अभी इसकी। पहली शर्त ये होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम।
नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। बताओ मैंने यहां से कितने कॉलम सेलेक्ट करे? ऑल। उस ऑल की डेफिनेशन में कितने निकले होंगे? तीन। और यहां पर स्टार का मतलब ऑल, कितने निकले होंगे? तीन। नसीब अच्छा था, दोनों तीन निकल आए। अगर मैं इस टेबल में पांच कॉलम बना देता और सेलेक्ट स्टार यहाँ, सेलेक्ट स्टार यहाँ, एरर आ जाती है ना। करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैं लिखा यहाँ पर, पहले वाले से तो सारे मांग लिए, दूसरे वाले से मैंने लिखा कि भाई नेम दिखा दो और एज दिखा दो, कोर्स रहने दो, नेम एज फ्रॉम बैच 2। अब यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स दो हैं। यहां पर स्टार का मतलब जितने टेबल में कॉलम है उतने, और जब वो गिनने गया होगा तो तीन निकले होंगे। तो बोलेगा ये मिसमैच हो रहा है, ये यूनियन नहीं हो सकता। द यूज्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जितने भी सेलेक्ट स्टेटमेंट आप लगा रहे हो सकता है तीसरा लगाते, तो यहां पर ये टर्मिनेट ना करके फिर लिखते यूनियन सेलेक्ट तीसरी टेबल, फिर यूनियन सेलेक्ट चौथी टेबल। तो जितने भी सेलेक्ट स्टेटमेंट यूनियन के साथ आ रहे हैं, ऑब्वियसली दो सेलेक्ट के बीच में एक यूनियन आएगा। तीन सेलेक्ट आएंगे तो पहले दूसरे के बीच में यूनियन, दूसरे तीसरे के बीच में यूनियन, तीसरे चौथे के बीच में यूनियन। ऐसा नहीं यूनियन की वर्ड एक बार लगाएंगे और सेलेक्ट तीन लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। हर दो सेलेक्ट के बीच में एक यूनियन हमारा आएगा। अब पहला रूल क्या है वो पता चल गया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि नेम ऑफ कॉलम डज नॉट मैटर। नेम ऑफ कॉलम्स मैटर नहीं करते। क्या मतलब है इसका? हमने कहा देखो मैंने क्या करा इस बार, पहले वाले से लिखा सेलेक्ट एज, पहले एज ले आओ, फिर नेम ले आओ, फिर कोर्स ले आओ, फ्रॉम बैच 1 यूनियन। दूसरे वाले में गिनती मैंने बराबर करी, लेकिन मैंने इधर उधर कर दी है। मैंने कहा पहले कोर्स ले आओ, फिर एज ले आओ, फिर नेम ले आओ, फ्रॉम बैच 2 यूनियन चल जाएगा। बोलेगा मैं तो बस गिनती गिनूंगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, ये नहीं देखूंगा कौन सा सेलेक्ट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। रिजल्ट में कॉलम किस ऑर्डर में आएंगे? पहले वाले के अकॉर्डिंग, पहले वाले के हिसाब से रिजल्ट देखेगा। दूसरा वाला बस कॉपी पेस्ट होता है। अजीब लग रहा है ही अजीब। पहले वाले के हिसाब से ये आ गया। अब दूसरे वाले में पहले वाले कॉलम को पहले वाले सेलेक्ट के पहले कॉलम के नीचे यूनियन करा गया है। देखो अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि कोर्स तीसरे पे है तो कोर्स को तीसरे पे यूनियन करे, नहीं। यूनियन एसक्यूएल में स्मार्ट प्ले नहीं करता। आगे जाके आपका जिनका कोर्स डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस होगा, एक टूल पढ़ाऊंगा आपको जिसका नाम है पावर बीआई। पावर बीआई में ये चीज स्मार्टली इंप्लीमेंट करी गई है। पावर बीआई में सेम ऑपरेशन पढ़ाऊंगा यूनियन, और सेम एग्जांपल लूंगा और यही कोड में चलाऊंगा। आप देखेंगे एज के नीचे एज आएगा, नेम के नीचे नेम आएगा, कोर्स के नीचे कोर्स। बट एसक्यूएल के अंदर फिलहाल ये फीचर नहीं है। अगले वर्जन में आ जाए तो कह नहीं सकते। अभी तक तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर रिजल्ट मीनिंगफुल देखना चाहते हो तो दोनों ही सेलेक्ट स्टेटमेंट में नंबर ऑफ कॉलम्स तो रूल हो गया, नेम ऑफ कॉलम्स को आपको फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज जो रिजल्ट बनेगा ये हमारा सेंसलेस बन रहा होगा, इसका कोई मीनिंग फिर आपका नहीं बनता। ठीक है। तो इस तरह से यूनियन करते समय इन दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है सर, आपने कहा था सब कुछ ओके होने पर, बोलो। तो अब देखो वही क्वेश्चन है ना। अब आप मुझसे बोलोगे कि इस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो रिजल्ट में है। डेटा टाइप तो किसी टेबल में होता है ना। इस लाइन को दोबारा सुनो। आपने क्वेश्चन पूछा कि इस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। क्यों? ये तो रिजल्ट है। डेटा टाइप कहाँ होता है? टेबल में होता है। अब मैं जब
इस रिजल्ट को किसी तीसरी टेबल में रखूंगा तो आपका क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा कि जब टेबल बनेगी तो कॉलम का डेटा टाइप होगा। आंसर इज यस। चलो करते हैं, पहले सही करते हैं फिर गलत भी कर लेंगे। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि दो टेबल के डेटा को यूनियन करके तीसरी टेबल में ले आओ। हमें तीसरी टेबल की जरूरत है ताकि कल को मुझे दोबारा से ये काम दिया जाए तो फिर से यूनियन ना करना पड़े। तीसरी टेबल मैंने बना दी होगी और उसी से निकाल कर आपको मैं दिखा दूंगा। बट तैयार रहना, तीसरी टेबल बना रहे हो, अगर ये दो टेबल के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए तो तीसरी टेबल साइज यूज करेगी। ऑलरेडी आप की पहली टेबल है, दूसरी टेबल है, उसमें साइज हमारा मेमोरी का लग रहा है। अब इन दोनों को कंबाइन करके आपने एक टेबल और बना दी तो फिर से साइज लग रहा है, मेमोरी खर्च होगी आपकी। तो आप शायद कभी ऐसा करेंगे नहीं कि दो टेबल को कंबाइन करके तीसरे में स्टोर कर दो, क्योंकि मेमोरी वेस्ट हो रही है हमारी। ये मेमोरी वेस्टेज कहलाएगा, है ना। चलो कैसे करेंगे सीख लेते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने कर दिया ऑल बैचेस एज। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच वन यूनियन ऑल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच टू। चलो, अब जो रिजल्ट वो तीसरी टेबल में चला गया जिसका नाम मैंने ये रखा है। मेरे हाथ में कंट्रोलिंग नहीं रही कि तीसरी टेबल में जो कॉलम बनेंगे उनका डेटा टाइप क्या होगा, उनका कांस्ट्रेंट क्या होगा। तो अब कांस्टेंट आई गेस कॉपी नहीं होता है, डेटा टाइप कॉपी हो जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। DESC ऑल बैचेस, लो, डेटा टाइप क्या रखा उसने? मीडियम टेक्स्ट। मीडियम टेक्स्ट, जबकि मैंने क्या रखा था? टेक्स्ट। अपने आप डिसाइड कर रहा है, जो सही हो सकता है अपने आप डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अब वो करके दिखाता हूं जो आपने पूछा था। क्रिएट टेबल ऑल बैचेस टू, सेलेक्ट कोर्स नेम एज, एज नेम कोर्स फ्रॉम बैच वन, यूनियन ऑल कर देते हैं। और यहां से कर दिया कोर्स, तो अलग अलग ऑर्डर दे दिया। एरर तो नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं क्या इसने बनाया होगा। सब मीडियम टेक्स्ट बना दिया, यानी कि अगर इस तरह से कंबाइन होगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो बैरकेर या टेक्स्ट जैसे डेटा टाइप पर काम करेगा। तो अब अगर मैं इसका रिजल्ट दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल बैचेस टू, तो एज कॉलम मीडियम टेक्स्ट टाइप का बन गया है। तो ये मत सोच लेना, रट मत लेना कि मीडियम टेक्स्ट ही बनता है। डायनेमिकली डिसाइड होगा कि मेरे सोर्स टेबल में क्या कॉलम थे, अगर वहां वैरकर होता तो शायद यहाँ वैरकर बन जाता। ठीक है, चलो भाई, तो ये कहानी हो गई हमारे यूनियन की। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्वाइन वाली कहानी लेकर आते हैं। नहीं, यूनियन ऑल का पर्पस होता है दो टेबल में अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं तो उनको दोनों को रखना। अब अगर आपने पहली और दूसरी टेबल के बीच में यूनियन ऑल लगाया तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरी और तीसरी के बीच में सिर्फ यूनियन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां भी यूनियन ऑल लगाना पड़ेगा। लेकिन ये देख लो कि दूसरी और तीसरी के अंदर अगर कोई भी ऐसा निकल आया हमारा जो डुप्लीकेट है तो उनकी एक कॉपी आएगी फिर। ठीक है, चलो, अब यूनियन कहानी क्या है समझ में आ गई, फटाफट से लिख लेते हैं। इट इज यूज्ड
It is used to combine results from multiple tables.
चलो, तो अब ज्वाइन की बात करते हैं। तो ज्वाइन का मतलब होता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो मल्टीपल टेबल्स में स्कैटर्ड है, और जब मैं देखना चाहता हूं तो हर टेबल से लाकर उसको देखना चाहता हूं। फिर सुनेंगे। ज्वाइन ऐसी सिनेरियो में यूज होता है जहां पर किसी भी एक, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मान लो कस्टमर, किसी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में उसके बहुत सारे कस्टमर हैं। अब उसने क्या करा, अपने कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग टेबल में मेंटेन करी हुई है। अब कोई भी कंपनी अपने कस्टमर की कंप्लीट डिटेल देखना चाहती है, तो वो क्या करेगी, उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन जितनी टेबल्स में हमने रखी हुई थी सबसे निकाल कर फिर वो देखना चाहेगी। ठीक है। जैसे अगर अमेजन का एग्जांपल लें, तो अमेजन के जितने भी कस्टमर्स हैं उन्होंने जितने ऑर्डर प्लेस करे, तो ऑर्डर नाम की टेबल अलग बनी होगी, जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर प्राइस, है ना, ये एड्रेस, लोकेशन सब स्टोर होगा। अब उनमें से ऐसे ऑर्डर भी होते हैं जो हमने रिटर्न कर दिए होते हैं, तो अमेजन वाला एक दूसरी टेबल मेंटेन करना होगा रिटर्न नाम से, और रिटर्न टेबल के अंदर उसने लिखा होगा कि इस कस्टमर ने ये वाला ऑर्डर रिटर्न करा था, एंड सो ऑन या रिप्लेस किया था। अब मेरे पास दो टेबल हो गई, मेरे कस्टमर हैं और उन कस्टमर की इंफॉर्मेशन मेरी मिलेगी या तो ऑर्डर्स टेबल में, और साथ में मिलेगी आपको रिटर्न्स टेबल में। अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि पर्टिकुलर इस कस्टमर ने कितने ऑर्डर प्लेस करे थे और कितने इसने अभी रिटर्न करे हैं। तो इसका मतलब मुझे दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अब कैसे पता करोगे, कस्टमर आईडी के बेस पर। कस्टमर आईडी यहाँ भी होनी चाहिए, कस्टमर आईडी वहां भी होनी चाहिए। तो जब हम ज्वाइन की बात करते हैं, तो इस वाले एग्जाम्पल में जो कस्टमर है उसकी इंफॉर्मेशन दो टेबल में जरूर है, लेकिन दोनों जगह पर कस्टमर की पहचान के लिए कोई एक कॉमन कॉलम जरूर होना चाहिए, लाइक कस्टमर आईडी। ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब आप अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हर प्रोजेक्ट की मैंने अलग अलग टेबल मेंटेन कर रखी है, प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री, या मेरे चार क्लाइंट हैं। अब एक ही एम्प्लॉय हो सकता है चार क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो सकता है कोई एम्प्लॉय तीन पे काम कर रहा है, हो सकता है कोई एक पे काम कर रहा है। अब मुझे पता करना है ये वाला एम्प्लॉय कितने क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वो कौन कौन से हैं, तो मुझे सारी टेबल से लाकर डेटा दिखाना पड़ेगा। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल जिसको मैं कोड बनाकर दिखाऊंगा। मान लीजिए कोई भी हमारा इंडियन है जिसने बैंकों में अपने अकाउंट खोल रखे हैं। हो सकता है किसी पर्सन ने एसबीआई में अकाउंट खोल रखा है, हो सकता है किसी ने पीएनबी के अंदर अकाउंट खोल रखा है, हो सकता है किसी ने एचडीएफसी में अकाउंट खोल रखा है। अब आरबीआई को यह पता करना है कि जिसका आधार ये है, इसके सारे खाते ला कर दे दो, कि इसने किस किस बैंक में कितना कितना पैसा रखा, सारी डिटेल ला कर दे दो। अब पर्सन एक ही है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन अलग अलग बैंकों में रखी हो सकती है। अब मुझे उस पर्सन की सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके दे दो। अब सारे बैंकों के अंदर जो इंफॉर्मेशन रखी गई होगी उसमें इस पर्सन को कैसे ढूंढोगे, आधार के बेस पर। आधार तो सब में कॉमन ही होगा। चलो इसी एग्जाम्पल को बनाते हैं, तो एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम कर देते हैं मान लो पीएनबी। अब इस टेबल के अंदर कॉलम बनाया, पीएनबी अकाउंट नंबर इंटीजर टाइप का, प्राइमरी की बना लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनबी बैलेंस ये बना दिया मान लो फ्लोट टाइप का, ऐसे ही एक कर दिया आधार इंटीजर टाइप का। तो बहुत छोटी सी टेबल बनाई मैंने। मान के चलते हैं पीएनबी के जितने कस्टमर हैं, जब वो पीएनबी में अपना खाता खोलेंगे तो तीन कॉलम पर उनकी इंफॉर्मेशन रखी जा रही है। खाता संख्या क्या है, कितना पैसा रखा है, और उनकी पहचान आधार। बाकी उनका नाम है, नॉमिनी है, एड्रेस है, वो सब मान लेते हैं। ठीक है। हमने तीन कॉलम रख लिया। मान लीजिए एक और बैंक ले आते हैं पिक्चर में, एसबीआई नाम से। और एसबीआई में अगर कोई बंदा खाता खुलवाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए जो टेबल बनाई जा रही है उसमें कॉलम का नाम एसबीआई अंडरस्कोर अकाउंट नंबर है।
तो अलग अलग नाम का कॉलम है। और बैलेंस कॉलम का नाम एस बी अंडरस्कोर बैलेंस कर दिया। आधार कॉलम का नाम एस बी आई अंडरस्कोर आधार कर दिया। तो दो बैंकों में हम खाता खोलेंगे, और हमने अपना अपना टेबल डिजाइन कर लिया है। दोनों का स्कीमा अलग अलग है, स्कीमा अलग अलग है, कॉलम के नाम अलग अलग है। ठीक है। लेकिन कॉलम का नाम अलग होने के बावजूद भी मैं दोनों टेबल में कस्टमर को पहचान सकता हूं। किन कॉलम्स के बेस पर? वहां पर पीएनबी आधार कॉलम, यहाँ एसबी आधार कॉलम, नाम अलग है बट इसके अंदर जो डेटा आएगा वो सेम ही आएगा हमारा। तो जब मैं शब्द यूज करता हूं कि दोनों जगह पर कॉमन कॉलम होना चाहिए, इट डजंट मीन कि कॉलम का नाम सेम होना चाहिए। इट मीन्स उसके अंदर आने वाली जो वैल्यूज हैं वो हमारी मैच होनी चाहिए। कॉलम का नाम आप अलग रख सकते हो, ठीक है, सेम बहुत से लोग सेम रख लेते हैं जिससे कि थोड़ा आसान हो जाता है। और अगर आप अलग रखते हो तो भी आप कर सकते हो, मैंने इसलिए अलग रख दिया है ना, ताकि हमें पता रहे कि कॉलम का नाम अलग हो सकता है, उसके अंदर आने वाली वैल्यूज वो सेम होना चाहिए, उसकी बात हो रही है। ठीक है। अब क्या करो सर, कुछ खाते खोल लेते हैं पीएनबी के अंदर, कुछ खाते खोल लेते हैं एसबीआई के अंदर। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम पीएनबी, वैल्यूज। अब अकाउंट नंबर मान लो मैंने 1 कर दिया या 101 कर दिया, बैलेंस मान लो 2000 रख दिया, और आधार कर दिया मान लो 111। दूसरा कस्टमर आया, उसका खाता संख्या 102, बैलेंस मान लो 3000 कर दिया, उसके बाद उसका आधार कर दिया 222। तीसरा कस्टमर आया, अकाउंट नंबर 103 कर दिया, और मान लो 4000 बैलेंस कर दिया, और 333 इसका ये कर दिया। तो एक आसान से मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, ये मानते हुए कि 3 कस्टमर आए हैं पीएनबी बैंक में जिनके खाते खुल गए हैं, जिनकी ये डिटेल हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है। अब इसी तरह से 3 खाते खोल देते हैं एसबीआई में। यहाँ पर खाता 201 से शुरू करते हैं, 201, 202, 203 ऐसे मान लेते हैं। अब ये कस्टमर अलग है, 444, ये कस्टमर अलग है। आंखों से देखकर क्या पता चल रहा है कुछ, कि मैंने जो डेटा डिजाइन किया है उसमें क्या करने की कोशिश करी है? एक कस्टमर ऐसा है जिसका मैंने खाता दोनों बैंकों में खोला है, और वो पहचान आंखों से हम कर पा रहे हैं किसके बेस पर? आधार के बेस पर। अब ये आंखें थोड़ी काम करेंगी, 3 4 रोज हैं तो आंखें काम कर रही हैं, हजारों में रोज होती हैं तो हमारी कमांड काम करती है। ठीक है। तो अब एक बार नजरों में देख लेते हैं, सेलेक्ट कमांड चला के, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीएनबी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसबीआई, ये पिक्चर है फिलहाल। दो टेबल बनाई है, एक पीएनबी नाम की, एक एसबीआई नाम की, 3 3 कॉलम बना दिए हैं। आप जितने चाहें उतने बना सकते थे, जो मुझे समझाना है इतने से आसानी से समझ जाएंगे आप। और फिर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, 3 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं। सिनेरियो ये भी कंसीडर करा है मैंने कि कोई ऐसा कस्टमर भी है जिसका दोनों बैंकों में खाता है। ठीक है। और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही बैंक में खाता है, दूसरे में नहीं है। अब जब आप दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के अलग अलग मकसद होते हैं, और उन मकसद को कुछ लोग कुछ नाम दे देते हैं। तो मैं आपको मकसद और नाम दोनों तरह से पढ़ा कर दिखाऊंगा। पहला ज्वाइन होता है जिसको इनर ज्वाइन कहते हैं। तो पहले मैं लिखता हूं ज्वाइन को किन किन नामों से मार्केट में जाना जाता है। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन,
आउटर शब्द साइलेंट लगाना चाहो लगाओ, हटाना चाहो हटा लो। राइट ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, एक ही बात है। आउटर शब्द साइलेंट है, लगाओ तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है। ये चार है मेन ज्वाइन। फिर एक पांचवा आता है नेचुरल ज्वाइन। फिर एक छठा भी आता है क्रॉस ज्वाइन। और सातवां भी आता है जो आप कहना चाह रहे हैं, सेल्फ ज्वाइन। तो मेन जो ज्वाइन होते हैं वो शुरू के चार ही होते हैं, सारा खेल उन्हीं का है। बाकी के तीन ये गिनती बढ़ा रहे हैं बस, मतलब यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो पेपर भरना है तो उसको लिखने के लिए सही रहेगा, बाकी मेन काम तो शुरू के चार से ही होता है। ठीक है। क्रॉस ज्वाइन थोड़ा सा कभी काम में आ जाता है। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं इनके नामों से और इनके पर्पस से कि ये क्यों बनाए गए हैं, किसका क्या पर्पस है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर दो टेबल के बीच में उन रोज को आइडेंटिफाई करना है जो हमारा मैच हो रही हैं किसी कॉमन कॉलम के बेस पर, तो ऐसा करने के लिए इनर ज्वाइन का यूज करते हैं। इनर ज्वाइन की ग्राफिक्स इस तरह से होती है, टेबल वन, टेबल टू, दिस इज द रीजन फॉर मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो इनर ज्वाइन का काम होता है दो टेबल में जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको लेकर आना। अब मैचिंग रिकॉर्ड को किस बेस पर लाओगे, तो यहां पर तो मैं आधार के बेस पर ही लेकर आऊंगा, तो ये आपको बताना पड़ता है इनर ज्वाइन को। इनर ज्वाइन खुद नहीं जानता कि मैं दो टेबल में रिकॉर्ड मैच कैसे मानूं, क्या मिलने पर मैं कहूं ये मैच हो गया। तो बाय डिफॉल्ट आपको बताना पड़ेगा, अपने आप से इनर ज्वाइन कुछ नहीं करेगा। चलो मैं इनर ज्वाइन से शुरू करता हूं, ठीक है। तो अब रियल केस क्या होगा, आरबीआई ने ये पूछा कि इस कस्टमर के या कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनके दोनों बैंकों में खाते हैं, ये मुझे इंफॉर्मेशन ला कर दो। इसका आंसर क्या होगा, इनर ज्वाइन। आरबीआई ने एसक्यूएल नहीं पढ़ रखी होगी, उसको अपनी कहानी पता है कि मुझे वो कस्टमर ढूंढने हैं जिन्होंने दोनों बैंकों में खाता खोल रखा है। वो कागज पे लिखकर हमें ये क्वेरी क्वेश्चन दे देंगे। अब जिसके पास टेबल है उसको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब उसको सीखना अपनी नॉलेज से कि जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर किस टॉपिक से निकलेगा, और आंसर निकलेगा इनर ज्वाइन से। ठीक है। तो एंड यूजर लेमन टर्म में अपने क्वेश्चन लेकर आता है, फिर आपको उसे कन्वर्ट करने होते हैं अपने टेक्निकल क्वेरीज में। ऐसा करने के लिए मैं लिखूंगा यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहां पर ज्वाइन के केस में जनरली सेलेक्ट कमांड एक बार लिखी जाती है, जितनी टेबल का इस्तेमाल करना है बस उनके नाम बताते चले जाओ। सेलेक्ट कीवर्ड एक बार यूज होता है जनरली। ठीक है। एक्सेप्शन इसमें भी है, एक ऐसा ज्वाइन भी पढ़ेंगे जिसमें सेलेक्ट को भी दो तीन बार लिखा जाता है, बट इन जनरल एक बार लिखने से काम होता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहली टेबल का नाम बताओ जिस टेबल से आपको रोज लेकर आनी है। तो हमने कहा पीएनवी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीएनवी। उसके बाद यहां लिखेंगे इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन नाम से कीवर्ड होता है, इनर अलग कीवर्ड है, ज्वाइन अलग कीवर्ड है, दोनों को मिक्स करके लिखते हैं इनर ज्वाइन। अब सेकंड टेबल का नाम लिखेंगे कि पीएनबी टेबल का इनर ज्वाइन किस टेबल के साथ करना है, एसबीआई। अब इतना लिखते ही क्या क्या डिसाइड हो गया होगा, इतना लिखते ही डिसाइड ये हो गया कि भाई हमें इन दोनों टेबल के सारे कॉलम लेकर आने हैं। स्टार का मतलब क्या होता था, ऑल कॉलम्स। इस बार स्टार का मीनिंग बढ़ गया, ऑल कॉलम्स, इसके भी और इसके भी, यानी कि छह हो गए। स्टार का मतलब इस बार छह कॉलम हो गए, तीन कॉलम नहीं रह गए।
क्योंकि ज्वाइन हमारा क्या करता है, कॉलम को कंबाइन करता है। तो स्टार लगाना कई बार सही डिसीजन नहीं होगा ज्वाइन के केस में। सोचो पहली टेबल में 25 कॉलम है, दूसरी टेबल में 30 कॉलम है, स्टार का मतलब 55 कॉलम हो गए। और आप शायद 55 कॉलम चाहते नहीं होंगे रिजल्ट में देखना। तो अभी अगली कमांड लिखूंगा जिसमें स्टार को हटा देंगे और स्पेसिफिक लिखने की कोशिश करेंगे। बट पहली कमांड थोड़ी आसान कर देते हैं, और यहां पर मैं स्टार ही लगा रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो अब इसको मैनुअली समझते हैं। ऐसा करते ही क्या हुआ होगा, 6 कॉलम, पहले कॉलम इस टेबल के आएंगे क्योंकि पहली टेबल का नाम आपने पीएनबी रखा है। तो यहां पर आ गया पीएनबी अकाउंट, पहला कॉलम, पीएनबी बैलेंस, दूसरा कॉलम, पीएनबी आधार, तीसरा कॉलम। अब ये तो हो गए पीएनबी वाले कॉलम। अब इसी के साथ दूसरी टेबल के कॉलम आएंगे, अब एसबीआई वाले, एसबीआई अंडरस्कोर अकाउंट, एसबीआई अंडरस्कोर बैलेंस, और एसबीआई अंडरस्कोर आधार। ये 3 कॉलम आ गए हमारे एसबीआई टेबल से। तो इतना लिखने से इनर ज्वाइन ने इतना खाका तैयार कर लिया होगा कि मुझे 6 कॉलम तो रिजल्ट में अब दिखाने हैं। अब बात आती है कि सर जो रोज आएंगी ये कितनी आएंगी, और किस बेस पर डिसाइड करे कि कौन कौन सी रोज मैच हो रही हैं। तो मैचिंग रोज को डिसाइड करवाने के लिए आप यहां लगाते हैं ऑन। ऑन कीवर्ड ज्वाइन में यूज होता है क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए, मैचिंग क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए। बताओ ऑन कैसे हम रोज को सेम माने। हमने कहा जहां जहां पर जिस जिस रो में पीएनबी का आधार सेम हो, जिस जिस रो में एसबीआई के आधार से, उनको मैच कर लो। तो लिखेंगे यहां पर ऑन। अब अच्छी प्रैक्टिस ये कहती है कि जब भी आप ज्वाइन कमांड लिखें तो उसमें किसी कॉलम का नाम उसके टेबल के नाम के साथ डॉट लगाकर लिखना चाहिए। ऑन पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर आधार, कॉलम का नाम अंडरस्कोर आधार सेम होना चाहिए एसबीआई टेबल के इस वाले कॉलम से। अब जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करूंगा वैसे ही सबसे पहले देखा जाएगा इस वाली रो में ये आधार है क्या, एसबीआई टेबल की किसी भी रो में इस वाले कॉलम की वैल्यू यही है, 111 मिल गई। अब देखो ये दोनों रो कैसे मैच होंगी। तो पहले यहां लिखी जाएगी पीएनबी की एंट्री। तो पीएनबी की एंट्री 101, ये फिर 2000 यहां पर आ गई, फिर बैलेंस, ये आधार ये आ गया, फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो मैचिंग रो एसबीआई में मिली है इसी के आगे लिखी जाएगी। ठीक है, यहां नहीं लिखी जाएगी, दूसरी रो नहीं बनेगी, उसी के आगे लिखी जाएगी, क्योंकि रो तो एक ही है वो, तो कस्टमर तो एक ही है, तो एक कस्टमर एक रो है ना। तो यहाँ आ गया 202 ये वाला, फिर 3000, फिर 111। तो अब यानी कि ये जो कस्टमर है इसका दोनों बैंकों में खाता मिल गया, और एक रो में सारी बात आपको बता दी गई कि ये डिटेल इसकी पीएनबी में है और इसी कस्टमर की डिटेल एसबी में ही है। अब इसके अलावा कोई और मैच हुआ ही नहीं होगा, तो यही इसका क्या आएगा, ये इसका रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ आ गया। अब देखो इस रिजल्ट में कुछ चीजें आपको शायद पसंद ना आए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। पहली चीज जो पसंद आपको नहीं आ सकती है वो ये, सर आधार को दो दो बार क्यों दिखा रहे हो, जब एक ही कस्टमर है, ये एक रो एक कस्टमर को दिखा रही है तो उसका आधार एक ही बार बता दो दो बार क्यों बता रहे हो। और दूसरा आप क्या चाहोगे कि सर एक काम करो ना, आधार सबसे पहले दिखाओ, ऐसे दिखाओ आधार नंबर ये है, उसके बाद बताओ कि इसकी पीएनबी में ये डिटेल है और एसबीआई के अंदर ये डिटेल है, ऐसे चाहते हैं हम तो। इस बार अब आपको मजबूरी में स्टार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉलम का सिलेक्शन अपने हिसाब से करना चाहते हो तो फिर आपको ज्वाइन में
स्टार यूज नहीं करना होता है। मैंने ही आपको स्टार यूज करके दिखा दिया है। किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में ज्वाइन के साथ स्टार का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये तो बहुत कुछ ला कर दे देगा आपके लिए। ठीक है, अब मैं स्पेसिफिक सिलेक्शन करने जा रहा हूँ, थोड़ी मेहनत लगेगी। सेलेक्ट, क्या चाहते हो? सबसे पहले आधार, किस टेबल का? किसी का ले आओ, चाहे पीएनबी से ले आओ चाहे एसबीआई से ले आओ, आधार तो सेम ही आएगा। तो अब अच्छी प्रैक्टिस क्या कहती है, जब भी किसी कॉलम को हिट करो ज्वाइन में, तो हमेशा उसके पहले क्या लिखो? उसकी टेबल का नाम। और सर ना लिखे तो चल जाएगा, लेकिन पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आएगा ये कॉलम कहां से आ रहा है, इस टेबल से आ रहा है कि उस टेबल से आ रहा है। और अगर कॉलम का नाम सेम हो गया तो फिर एसक्यूएल इंजन एरर दे देगा कि भाई ये कॉलम तो दोनों जगह मिल गया है, एरर। स्पेसिफिक बताओ किस टेबल से ढूंढ के लाऊं मैं। तो अच्छी प्रैक्टिस है, हमेशा आपको ज्वाइन में कॉलम का नाम टेबल के नाम के साथ लिखना चाहिए। तो मैंने कहा चलो पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर आधार, स्पेलिंग सही कर दिया। सेलेक्ट पीएनबी से आधार ले आओ, और क्या चाहिए? अब पीएनबी का अकाउंट नंबर दिखा दो, पीएनबी का बैलेंस दिखा दो। पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर, कॉमा पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर बैलेंस। हमने कहा अब चौथा कॉलम, हमने कहा चौथा कॉलम एसबीआई का अकाउंट नंबर दिखा दो। एसबीआई डॉट एसबीआई अंडरस्कोर अकाउंट नंबर। अगला कॉलम एसबीआई डॉट एसबीआई का बैलेंस दिखा दो। बस आधार की जरूरत ही नहीं है। अब जिस स्टार को हमने इतने सस्ते में लिख दिया था, इसकी जगह पर इतना लिखना पड़ रहा है। अभी कहीं कुछ रह गया? अंडरस्कोर। अब लिखो फ्रॉम पीएनबी इनर ज्वाइन एसबीआई ऑन पीएनबी डॉट पीएनबी हाँ अंडरस्कोर आधार इज इक्वल टू एसबीआई डॉट एसबीआई अंडरस्कोर आधार। ये आया। अब सही है सर। यहाँ पे आधार, इस आधार का कस्टमर है जिसका पीएनबी में ये खाता है, ये इतना बैलेंस है, और एसबी में इतना खाता है, ये बैलेंस है। अब बताओ इसमें और क्या कस्टमाइज करना चाहते हो? हमने कहा इसमें कस्टमाइज ये करना है कि इसके नाम में सिर्फ आधार लिख दो, पीएनबी हटा दो। क्योंकि हम क्यों बताएं कि कहां से दिखा रहे हैं आधार, बस आधार आधार लिख दो बहुत है, बाकी ठीक है। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है? किसी भी कॉलम को जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी टेबल से, तो जिस नाम का वो है रिजल्ट में उसी नाम से दिखता है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी कॉलम को दिखाते समय हम उसका नाम बदल सकते हैं। दिखाते समय, टेबल में नहीं, टेबल में तो ऑल्टर कमांड से बदला जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अलाइसिंग। ठीक है, अलाइसिंग का मतलब होता है टेम्परेरी नेम। टेम्परेरी नेम, किसी भी कॉलम का टेम्परेरी नेम देना। टेम्परेरी नेम कॉलम का भी दिया जा सकता है और टेबल का भी दिया जा सकता है। अभी आगे जाकर मैं टेबल की अलाइसिंग भी करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, सेम कमांड लिख रहा हूं। जिस कॉलम की अलाइसिंग करनी है उसका एक टेम्परेरी कोई नाम देना है आउटपुट में, एज। ये लो। तो अब ये कॉलम सेलेक्ट होगा टेबल से, लेकिन जब दिखेगा तो इस नाम से दिखेगा। दिखेगा, टेबल में चेंज नहीं हो गया। टेबल में तो जो नाम है वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मुझसे कहा किसी ने कि सर जब ला ही रहे हो तो एक काम और करो, इस बंदे का दोनों बैंकों में टोटल कितना पैसा जमा है ये भी दिखा दो। अब ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिल गए, अब मुझे उन दोनों का देखना है कि इन्होंने पूरा कितना पैसा रखा हुआ है। तो मैन्युअली जोड़ने की बजाय कोई ऐसा तरीका नहीं है, एक कॉलम और बना दो, टोटल बैलेंस
और ये प्लस ये यहाँ आ जाए लिखकर। हमने कहा ये भी आ सकता है। तो सर ऐसे कैसे आ जाएगा? हम तो सिर्फ वही कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं ना जो टेबल के अंदर है, उसके अलावा कैसे? तो उसके अलावा भी कर सकते हैं, है ना? कैसे? हमने कहा देखो, कॉलम सिलेक्शन यहां तक हो गया, कॉमा। अगर आप किसी भी कॉलम पर कोई एक्सप्रेशन बनाकर, कोई मैनिपुलेशन करके उसको रिजल्ट में दिखाना चाहते हैं, सिर्फ रिजल्ट में, टेबल में उसको ऐड नहीं करना है, सिर्फ रिजल्ट में, तो आप किसी एक्सप्रेशन को कॉलम बना सकते हैं, कॉमा। क्या लिखा? पीएनबी टेबल का पीएनबी बैलेंस प्लस हो जाए किसके साथ? एसबीआई टेबल का एसबीआई बैलेंस के साथ। अब पता है क्या होगा? रिजल्ट में कॉलम का नाम यही एक्सप्रेशन लिखकर आ जाएगा। अजीब सा लगेगा देखने वाले को, रिजल्ट आएगा लेकिन देखने वाले को अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या लिख दिया है। तो आप सोचो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? अलाई सिंह की। टेम्परेरी नेम दे दो, एज टोटल बैलेंस। अब सही है सर। सोचो अगर मेरे पास इन दोनों बैंकों का एक्चुअल डेटा आ जाए, तो ये कमांड फटाक से इसका आंसर ला के दे देगी कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनका दोनों बैंकों में खाता है, और टोटल पैसा कितना जमा है उस कस्टमर का दोनों बैंकों मिलाकर। अगर ये पैसा उसने जो अपनी आईटीआर भरी है उससे ज्यादा आ रहा है, तुरंत नोटिस भेजो उसे। यही हो रहा है, और क्या हो रहा है? ना ना, नोटिस आते रहते हैं लोगों के पास जो आईटीआर भरते हैं, इनकम वगैरह जो प्रोफेशनल से कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको पता होगा सारी कहानी है। ठीक है। तो अब इस तरह से इनर ज्वाइन की कहानी हमारी समझ में आ जाती है। अब इस इनर ज्वाइन में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा अभी हमारे लिए एफर्ट लगाने की है, वो ये, अगर आपने टेबल का नाम पीएनबी ना बनाकर पंजाब नेशनल बैंक ही बनाया होता, तो सोचो अब मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ता? सेलेक्ट पंजाब नेशनल बैंक डॉट, फिर पंजाब नेशनल बैंक डॉट। तो सर पूरी कमांड में जहां जहां टेबल का नाम लिख रहे हो, पूरा नाम लिखना पड़ता है टेबल का। तो अब यहां पे नीड आती है टेबल अलाइसिंग की। जैसे कॉलम अलाइसिंग करी है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? टेबल अलाइसिंग भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, सेम कमांड में चला रहा हूं। तो माना अपने ब्रेन के अंदर मैंने कि पीएनबी टेबल का नाम मैं पी रख रहा हूं, तो जहां जहां पर मैं टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम रख रहा हूं, टेबल का नाम की अलाइसिंग कर दो। टेबल का नाम अपना टेम्परेरी अपने मन में रख लो, पी। मान लो मैंने पी मान लिया, आपने कुछ जो मानना है मान लो। अब पूरी कमांड में जहां जहां टेबल का नाम पीएनबी आ रहा है, उसको पी मान लो। एसबीआई को एस मान लेते हैं, कॉलम के नाम में नहीं, सिर्फ टेबल के नाम में। अब जब पहली बार फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिखा जाएगा, तो एक्चुअल नाम लिखा जाएगा फ्रॉम पीएनबी एज पी। यानी कि पीएनबी टेबल को हम एज पी की तरह पूरी कमांड में यूज कर रहे हैं। तो लिख पहले सकते हैं, बताएंगे हम फ्रॉम जब पहली बार आएगा तब। पी इनर ज्वाइन एसबीआई एज एस। अब आगे भी इस रूल को फॉलो करना है कि पीएनबी टेबल का नाम अब इस पूरी कमांड के लिए पीएनबी नहीं रह गया, अब वो क्या बन गया है? पी। अगर आपने पीएनबी लिख दिया तो एरर आ जाएगी, और इसका नाम हो गया एस। तो इस तरह से ज्वाइन कमांड एक एक पेज की हो जाती है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में, क्योंकि वहां कॉलम 50-50 100-100 होते हैं हमारे पास लिखने के लिए। और स्टार हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें 50 में से 25 कॉलम चाहिए। अब 25 कॉलम चाहिए, लिखो सबके नाम। तो एक एक क्वेरी एक एक पेज की हो जाती है ना? हो सकता है 2 दिन लग जाए पूरी क्वेरी को लिखने में और फिर उसको रन करा के समझने में कि लिखा गया है मैंने ये। समस्या बहुत आती है, मेरा लिखा हुआ दूसरा आके पढ़ता है, बहुत दिक्कत आती है उसे, क्योंकि जब क्वेरी एक पेज की हो जाएगी तो लिखा किसी ने, वो चला गया स्विच कर गया, अब दूसरा आके कह रहा है कि इसमें चेंज कर दो, है ना? तो ये चैलेंजेस बहुत चलते हैं।
ये आ गया रिजल्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन का पहला ऑपरेशन हमने पढ़ लिया, जिसका नाम है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब है इट विल सेलेक्ट ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स। मैचिंग रिकॉर्ड का क्राइटेरिया आप बताते हो कि मैचिंग रिकॉर्ड कैसे ढूंढें, किस कॉलम के बेस पर मैचिंग रिकॉर्ड ढूंढें। तो आपको ऑन लगा के बताना पड़ेगा कि भाई इस टेबल का ये कॉलम इस टेबल के इस कॉलम के बराबर होना चाहिए, तो रिकॉर्ड को सेम मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी हो जाती है हमारे इनर ज्वाइन की। फिलहाल आज इतने रखेंगे, कल ज्वाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके थ्योरी नोट्स में लिखकर शेयर कर दूंगा इनर ज्वाइन के। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इंटरव्यू में टॉपिक है ज्वाइंस। अब आगे जितने टॉपिक रह गए हैं सब इंटरव्यू वाले रह गए हैं आपके।